आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जे कमल कीचड़ में ही खिलता और हीरा की चमक को तब तक रोका जा सकता है जब तक कि उस पर जल की कुछ बूंदे नहीं पड़ी या कीचड़ में ढका हुआ। ठीक उसी प्रकार से आप केमिस्ट्री के क्षेत्र में आए हैं, तो आइए देखें, हम सबसे पहले जाने ये केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ते हैं। दोस्तों, मानव के विकास से विनाश तक प्रत्येक क्षेत्रों में केमिस्ट्री का अद्वितीय योगदान। आप सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेते हैं तथा छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो आपको जीवन देने के लिए और जीवन को रक्षित करने के लिए केमिस्ट्री की आवश्यकता है। संसार का एक एक कण में रसायन व्याप्त है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है जब मनुष्य के निर्माण से विनाश तक प्रत्येक कण में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जगह रसायन ही रसायन था। तो आइए इनके स्कोप। पहला स्कोप है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में रसायन का क्या उपयोग होता है। दोस्तों, आप जानते हैं जितने फर्टिलाइजर्स यानी खाद बनाए जाते हैं, जितने एंटीसेप्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आदि जो कीटनाशक हैं, ये सब जितने बनते हैं, ये सब क्या है? ये सब कृषि के क्षेत्र में रसायन की योगदान है। दूसरा है लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी दवा के क्षेत्र में। आज संसार में कोरोना महामारी फैली हुई, इससे पूर्व एड्स आया था। इस तरह के भिन्न भिन्न बीमारी, कालाजार था, टीबी था, सभी का रेमेडीज, सभी की दवाएं इसी केमिस्ट्री की सहायता से निर्मित होते हैं। तो केमिस्ट्री का उपयोग इस क्षेत्र में भी किया जाता है, दवा के क्षेत्र में। दूसरा है सौंदर्यता के क्षेत्र में। जितने सौंदर्य की परिधान है, जैसे साबुन, तेल, तरह तरह के कॉस्मेटिक क्रीम्स, इटीसी इत्यादि, सभी का मैन्युफैक्चरिंग, सभी का उत्पादन केमिस्ट्री के सहायता से ही होती है। सब रासायनिक पदार्थ ही। तीसरा है युद्ध के क्षेत्र में आइए, जितने सारे फाइटर विमान, जेट विमान या जितने सारे डायनामाइट्स हैं या जितनी सारी युद्ध की सामग्रियां हैं, बम है, गोले हैं इत्यादि, सभी सामग्रियों का निर्माण रसायन की सहायता से होता है और सभी रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। विलासिता के क्षेत्र में जैसे एयर कंडीशन, आप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि का जो निर्माण होता है, सभी क्षेत्रों में रसायन की अद्वितीय भूमिका होती है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जे मनुष्य के जीवन की शुरुआत से यानी विकास से और इनके अंत तक यानी विनाश तक सभी क्षेत्रों में रसायन की अद्वितीय योगदान होती है। इसीलिए केमिस्ट्री का अध्ययन अति आवश्यक है। दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन के पिता या जनक पीसी राय को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के जनक, फ्रांस के वैज्ञानिक, फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। दोस्तों, अभी हमने चर्चा किया था जिस संसार में, इस ब्रह्मांड को अध्ययन में सुविधा के लिए दो वर्गों में विभक्त है।
रसायन की दृष्टि से ब्रह्मांड के दो भाग होते हैं। एक भाग मैटर होता है और दूसरा भाग रेडिएशन होता है। यूनिवर्स दैट इज ब्रह्मांड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैटर एंड रेडिएशन। और कल की वीडियो में बताया था जब मैटर कन्वर्टेड इनटू रेडिएशन और रेडिएशन कन्वर्टेड इनटू मैटर्स, और इसी इंटर कन्वर्जन्स को चेंजिंग ट्रांसफॉर्म या आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी की कला को रसायन कहते हैं। आज पुनः यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के दो खंड, एक है मैटर और दूसरा है रेडिएशन, पदार्थ, विकिरण। ब्रह्मांड का मासिक भाग यानी जो ब्रह्मांड युक्त है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। ब्रह्मांड का वह भाग जो द्रव्यमान युक्त होते हैं, मासिक होते हैं, अर्थात ऑक्युपाई स्पेस, जो स्थान ग्रहण करते हैं तथा जिनको अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव भी करते हैं, इन सभी को पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों, आपने पदार्थ का डिफिनेशन पढ़ा होगा जिसमें यह कहा जाता है ये पदार्थ ऑक्युपाई स्पेस, स्थान ग्रहण करते हैं, द्रव्यमान युक्त होते हैं या अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसको अनुभव करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे ऑल थिंग्स, संसार की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। लेकिन विकिरण यानी रेडिएशन जो मासलेस होती है, जो द्रव्यमान विहीन होती है, जैसे प्रकाश, सूर्य से प्रकाश करोड़ों मील दूर से आती है, यदि उसमें द्रव्यमान होती तो मुझे चोट का आभास होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये मासलेस होता है। हीट, एनर्जी, ये सब द्रव्यमान विहीन होते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए ये विकिरण कहलाते हैं। अब पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण यानी पदार्थों की संरचना एवं उनके प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण दो तरीकों से होती है, दो वे से होता है। There are two ways of classifications of matters on the basis of nature and structures of matters. पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल भौतिक वर्गीकरण। यह भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण होता है, यानी on the basis of physical state of matters। यह पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो वर्गीकरण होती है उसको कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी भौतिक वर्गीकरण। और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स मुख्यतः तीन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। इसके अतिरिक्त दो और अवस्थाएं होती हैं, एक प्लाज्मा स्टेट जिनको कहा जाता है और दूसरा बोस-आइंस्टीन स्टेट कहा जाता है, या बोस सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा वर्गीकरण है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक नहीं रासायनिक वर्गीकरण। एक तो भौतिक वर्गीकरण है, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण, अर्थात पदार्थ के संरचना के आधार, पदार्थ के बनावट के आधार, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी केमिकल क्लासिफिकेशंस पदार्थ की संरचना के आधार पर वर्गीकरण होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्योर मैटर और दूसरा है इम्प्योर मैटर, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो वर्ग को दो वर्गों में बांटा गया है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। तब
का चर्चा करें तो सबसे पहले आता है फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। दोस्तों, पदार्थ की क्लासिफिकेशन के संबंध में पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण, यानी पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण। दोस्तों, मुख्यतः पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों, यह पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाएं नियत ताप एवं दाब पर ही अस्थायी होती। ताप या दाब में परिवर्तन होने से पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती और वे अस्थायी नहीं होती। और इनको प्रभावित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले मुख्य 2 कारक होते हैं। एक है, पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल। यानी अंतराण्विक बल क्या है? किसी पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों के बीच लगने वाले आकर्षक बल हैं, जिनके कारण पदार्थ एक दूसरे के समीप या नजदीक आकर्षित होकर नियत बिंदु पर नियत बल के साथ व्यवस्थित रहते हैं। या इसको ऐसा कहा जा सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑफ द मैटर्स। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक वैसी आकर्षण बल है जो किसी पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं या आयनों के बीच, यानी कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स, अवयवी कणों के बीच उपस्थित होकर उनकी अस्थायित्व को बरकरार रखता। दूसरा कारक है थर्मल ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। थर्मल एनर्जी, इनकी प्रवृत्ति होती है पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं और आयनों को तीव्रगामी यानी गति प्रदान कर पृथक कर देना, अलग कर देना। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है थर्मल एनर्जी दैट इज ऊष्मीय ऊर्जा। जब किसी पदार्थ के ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता है तो उनके कणों के बीच, उनके कण के काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाता है, आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे उनके कण गतिमान हो जाते हैं और उनके बीच जो आकर्षण बल है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वे टूटने लगता है और इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन होने लगती है तथा कण एक दूसरे से दूर जाने। दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल थर्मल एनर्जी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स। ऐसा कहा जा सकता है। यहां पर देखिए, यह पदार्थ की पहली भौतिक अवस्था सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरा गैस। इस बिंदु पर विचार करके प्रत्येक पदार्थ के ये क्या है, शॉर्ट ये लाइन डॉटेड जो दिखाए गए हैं बिंदु, ये पदार्थ के कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स हैं। ये क्या है बेटे? कंस्ट्रक्ट पार्टिकल, कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। ये ठोस के, ये जो जितने सारे डिप बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, वे ठोस के कंस्ट्रक्ट कण हैं, कंस्ट्रक्ट पार्टिकल्स हैं, जिनको हम अवयवी कण कहते हैं।
बल के साथ व्यवस्थित है, जिसके कारण इनमें रिजिडिटी उत्पन्न होती है और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अर्थात ठोस के कण क्लोजली कंपैक्ट। ठीक लिक्विड में चलते हैं तो इनके कण ठोस के कण की अपेक्षा थोड़ी दूरी पे है। इनके कंस्ट्रुएंट पार्टिकल्स अवयवी कण इनसे ठोस के अवयवी कण से ज्यादा दूरी पर व्यवस्थित है और इनके कंस्ट्रुएंट पार्टिकल लूजली कंपैक्ट होते हैं तथा गैस में ठीक इसके विपरीत होते हैं। इनके कण भेगावान की तरह, इनके कंस्ट्रुएंट पार्टिकल्स भेगावान की तरह गतिमान रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी इनके कंस्ट्रुएंट पार्टिकल फ्रीली कंपैक्ट होते हैं। इससे स्पष्ट होता है ये ठोस के आयतन और आकार निश्चित, यानी फिक्स मास, वॉल्यूम एंड शेप या स्ट्रक्चर्स ऑफ द मैटर्स। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिनके द्रव्यमान, आयतन और आकार ये सभी निश्चित हो, उसे ठोस कर, क्योंकि इनके कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतराण्विक दूरी, जो ये है अंतराण्विक दूरी, इन कणों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, आईडी। ये कम होते हैं तथा जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होंगे तो अंतराण्विक बल अधिक होगी, जिनके कारण इनके कण एक दूसरे से क्लोजली कंपैक्ट हो जाते हैं और इनके अवयवी कण समीप जाकर रहने लगते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं निश्चित दूरी पर, निश्चित बल के साथ। इसीलिए इनके आयतन और आकार निश्चित हो गए। ऐसा कहा जाता है जिनमें इनके केवल आयतन निश्चित होते हैं, द्रव्यमान निश्चित होते हैं, परंतु आकार निश्चित नहीं। ये पॉट के आकार का ग्रहण करता है, जिस पात्र में रखते हैं उसके आकार की हो जाती है, क्योंकि इनके कण लूजली कंपैक्ट होते हैं। इनके कंस्ट्रुएंट पार्टिकल अवयवी कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाती है तथा इंटरमॉलिक्यूलर बल घट जाती है, जिसके कारण इनके कण लूजली कंपैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनके आयतन तो निश्चित होते हैं, द्रव्यमान निश्चित होते हैं, परंतु आकार अनिश्चित हो जाते हैं, पात्र के आकार के होते हैं। गैस में इनके तो आयतन निश्चित होते हैं और न आकार निश्चित, क्योंकि इनके कण यानी इनके कंस्ट्रुएंट पार्टिकल्स के बीच अंतराण्विक दूरी सर्वाधिक हो जाती है तथा अंतराण्विक बल सबसे कम होता है, जिनके कारण इनके अणु या कंस्ट्रुएंट पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, यानी फ्रीली कंपैक्ट होते हैं, यानी मूविंग पोजीशन में रहते हैं, गतिमान रहते हैं। दोस्तों ऐसा भी है ये पदार्थ के यानी ठोस पदार्थ के, द्रव पदार्थ के या गैसियस पदार्थ के तीनों जो भौतिक अवस्था है उनके कण एक दूसरे के बीच गति की अवस्था में रहते हैं, लेकिन किसी में ज्यादा और किसी में कम होते हैं। आइए पहले ठोस की चर्चा करें। पदार्थ के कंस्ट्रुएंट पार्टिकल्स की स्थिति निश्चित होती है, यानी इनके कंस्ट्रुएंट पार्टिकल्स निश्चित स्थिति में, निश्चित पोजीशन के साथ रहते हैं और ये पार्टिकल्स अपने ही, केवल अपनी ही मीन पोजीशन यानी मध्य स्थान के चारों ओर दोलन करते हैं, यानी इनके कण अपने ही मध्य, इनके जो ठोस के जो कण है ये केवल अपने ही चारों कण यानी अपने इधर इधर ऊपर और नीचे अपने ही चारों ओर, मीन के चारों ओर दोलन करते हैं। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, इनके कण इधर उधर अपने कण के मध्य के अतिरिक्त भी दोलन करते हैं, इसीलिए इनके आकार निश्चित नहीं होते।
काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण इनके कण और अपने मीन पोजीशन के अतिरिक्त भी दोलन करने लगते हैं, जिससे इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, निश्चित नहीं होती। और गैस में तो बिल्कुल ही निश्चित नहीं होती है, न इनके आकार निश्चित होते हैं और आकार इनके कण भेगावान की तरह, इनके कंस्टिट्यूएंट कण भेगावान की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए न इनके आकार निश्चित होते हैं और न आकार निश्चित। दोस्तों, ठोस में रिजिडिटी पाई जाती है, दृढ़ता आ जाती है, जिद्दीपन आ जाती है, परंतु लिक्विड और गैस में ऐसे गुण नहीं होते। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको दबाया नहीं जा सकता, परंतु इनका कंप्रेसिबिलिटी नगण्य के बराबर होती है। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी यानी दबाव नगण्य के बराबर होती है, इसीलिए इसको नगण्य मान लिया जाता है, परंतु गैस कंप्रेसिबल होती है। जैसे किसी कंटेनर में भर देते हैं तो दबाकर उसको कम कर सकते हैं, जैसे एलपीजी को देखे होंगे आप लोगों ने। एलपीजी गैस में जब दबाव बढ़ाते हैं तो वह लिक्विड में परिणत हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं तो गैस की अवस्था में आ जाती है, तो वे कंप्रेसिबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बर्फ, नमक, हीरा, यानी सब इनके प्रत्येक कण का आकार निश्चित होता है। इनके लिक्विड क्या होते हैं? जल, बेंजीन और अल्कोहल, ये लिक्विड अवस्था में होते हैं, और गैस के कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और O2। दोस्तों, एक बार ना ठोस, द्रव और गैस पर विचार कर लें। देखिए, ये है ठोस, ये द्रव और ये गैस। इसमें मुख्य अंतर होते हैं जो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काम है इनके कणों को क्लोजली कंपैक्ट, और इनके काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में उत्पन्न होती है, उसका कार्य होता है इसको तोड़ना। तो इनके काइनेटिक एनर्जी का मान बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान ज्यादा होता है, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान कम जाता है और इनके कण के काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ जाता है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल ही घट जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी के मान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये सब परिस्थितियां उत्पन्न होती है। ये मूल कारण है ठोस, द्रव और गैस के। आइए इसके अतिरिक्त पदार्थ की दो और